हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो देखिए, आज का टॉपिक ना थोड़ा सेंसिटिव भी है और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है और ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप में पेशेंस है, आप पूरी वीडियो सुन सकते हैं। आप पूरा ये यूसीसी क्या है इसे सुनने के लिए अगर आप में पेशेंस है तो ही ये वीडियो को पूरी देखिएगा, वरना आप स्क्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कमेंट अगर आप करें तो आपको उसके लिए पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक है हमारा यूसीसी। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों है, मैं अग्री करती हूँ, नहीं अग्री करती हूँ, एज अ मुस्लिम आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, इंडिया का कानून इसे क्यों लाना चाहता है और इसको लाने से क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है। और कठमुल्लो यानी कि जो कठमुल्ला वर्ड यूज किया गया है मुसलमानों के लिए, तो उन जज के बारे में बात करेंगे। उनका इंटेंशन क्या था कठमुल्ला बोलने का और क्या उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा, ये पूरी बात हम आज इस वीडियो में सुनेंगे। तो इस वीडियो को आप ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के प्रोस्पेक्ट से हटाकर इंडिया के कानून के नजरिए से जरूर देखना। और अगर इसमें मैंने कोई ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको लगता है सही है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना कि इसमें आपकी क्या राय है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ना हम बात करेंगे कि यूसीसी क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम ये जानेंगे कि अभी मुस्लिम एक लड़की है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो प्रॉपर्टी में उसकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी में क्या राइट्स है। तो एज पर शरीयत अगर हम सूरह निसा की तिलावत करें, सूरह निसा में अगर हम जितनी भी वर्सेस देखें तो उन वर्सेस के अकॉर्डिंगली क्या है कि बेटियों को उनका हिस्सा लड़कों के हिस्से से 1/4 करके देना है। और हमारा शरीयत एक्ट में ये माना जाता है कि देखिए, अभी ये इसलिए माना जाता है कि लड़की यहाँ से भी हिस्सा लेती है 1/4 और जब वो शादी करके ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी उसको उसके हस्बैंड का हाफ हिस्सा मिलता है। मतलब देखा जाए तो उसे अच्छा खासा हिस्सा मिल रहा है। और ऐसा ही लड़के का होता है, लड़के को यहाँ हाफ मिल रहा है और उसकी जो वाइफ आती है यानी कि जो बहू घर में आती है वो भी 1/4 लेकर आती है। तो इस तरीके से हिस्सा मिल जा रहा है, मतलब इक्वली ही राइट्स मिल रहा है। अगर हम उस एतबार से अगर हम शरीयत के हिसाब से अपनी बहन बेटियों को हक देने लगे तो हमारी बहन बेटियों को ज्यादा ही हक मिल रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो अक्सर देखा है कि जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, इमीडिएटली अब उस लड़की ने उस ससुराल में चाहे तो दबंग मचा रखा कि गाय बन के रहती होगी, उसको इमीडिएटली ना वो लोग अगले ही दिन घर से निकाल देते हैं। कहीं कहीं तो ना तदफीन भी नहीं होती है, मैंने देखा है, और लड़की को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? बोले अब ये गैर महरम हो गई। गैर महरम नहीं हुई है, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए उसे उसके बच्चों समेत निकाल दिया जाता है। कितनी दर्द दुख भरी बात है ना। चलो, जो अगर ऐसी होगी, कोई कैरेक्टरलेस होगी और अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो अलग बात है, उसको भी आप इस तरह निकाल नहीं सकते। आपको उसको उसके लीगल राइट्स देने, प्रॉपर्टी के राइट्स देने, फिर भी क्या करते। तो अगर हम मुसलमान ही शरीयत के एक्ट पे चल जाते तो क्यों यूसीसी आता? हमारा लॉ देख के हमारे लॉ को अडॉप्ट करते ना बाकी लोग के, भाई इनके लॉ में कितना अच्छा दिया हुआ है। तो पहली बात तो हम लोग ये बहुत गलत करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको आगे कवर करूंगी लास्ट में पॉइंट। सेकंड, मुस्लिम्स में इद्दत के बाद वाइफ को संभालने का हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। अब हम ना इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आप मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना, मैंने बार बार डिवोर्स को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, सेकेंड मैरिज को लेकर, तलाक को लेकर, खुला को लेकर बहुत डीप में वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप समझेंगे, देखिए क्या होता है, अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, ईमानदारी से अपने आसपास या आपने कोई मैटर देखा ही होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ वाइफ को तलाक दिया, तलाक देने के बाद में उसको जो भी है नान नफका देना होता है, इद्दत का पीरियड देना होता है, अपनी खुशी से कुछ दिया कि भाई ये मेरे बच्चे को दूध पिला रही है या ये मेरे बच्चे को देख रही है। कितने लोगों ने ईमानदारी से किया? किसी ने भी नहीं किया। तो जब हम ये करेंगे ही नहीं तो फिर वो लड़की क्या करेगी? वो जाके केसेस फाइल करेगी। केस फाइल करके अब शरीयत एक्ट में तो पैसे नहीं मिल रहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर ही फाइल करेगी। तो जब हम यूसीसी को अपोज कर रहे, नहीं आना चाहिए, तो हम डीवी एक्ट में जाके क्यों केस फाइल कर रहे हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिया के कानून का सहारा लेना चाह रहे हैं ना, कि इंडिया के कानून के थ्रू ही हमें इंसाफ मिले। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरा,
औरत को बोला गया है शरीयत में कि तू खुला ले सकती है, आदमी को बोला गया है कि तलाकुल एहसन दे सकता है। अब जब तलाकुल एहसन वो दे रहा है, 3 तलाक वो दे रहा है 3 पीरियड में, उसके बाद उन 3 पीरियड में उसने जो भी उसकी मेहर थी वो दे दिया, उसे कुछ अमाउंट दे दिया अपने हैसियत के मुताबिक, फिर तो इमीडिएटली तलाकशुदा को, बेवा को शादी करने का हुक्म है, क्योंकि हस्बैंड की तो वो जिम्मेदारी नहीं है। इमीडिएटली उसका गार्जियन उसका बाप बन गया, बाप नहीं है तो उसका भाई बन गया, भाई नहीं है, बेटा जवान है तो बेटा बन गया, और वो भी नहीं है तो उसके नाना दादा जो भी उसके घर में मेल मेंबर है वो गार्जियन हो गए, फिर तो उनकी जिम्मेदारी हो गई ना। शरीयत ये कहती है, शरीयत ये नहीं कहती है कि तुमने तलाक दे दिया अपनी बीवी को या बीवी ने तलाक ले लिया, अब तुम जिंदगी भर उसको बैठ के पालो, तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दो। तो ये 2 बात कड़वी है, बुरी लग रही होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन शरीयत यही कहती है। अब मेरी एक क्लाइंट, मतलब मेरी क्लाइंट नहीं थी, मेरा एक क्लाइंट का मैटर था, उसमें जिसने केस फाइल किया था, मतलब जिसने झूठ केस फाइल किया था, जब मैं उनको शरीयत समझाने बैठी ना तो वो मुझे बोलते शरीयत गई भाड़ में। तो तुमको मुस्लिम एक्ट के अंदर शादी करना है, तुमको निकाह करना है, मुसलमानों में 4 शादी जायज़ है, इसलिए तुमको दूसरी बीवी भी बनना है। तुम दूसरी बीवी के टाइम पे तुमको शरीयत याद आ रही है, सुन्नत याद आ रही है, लेकिन जब तुमको बताया जा रहा है कि ये शरीयत में मना है, ये नहीं है, तब तुम शरीयत को भाड़ में रख रहे हो। तो मतलब हम हमारे हिसाब से शरीयत को अपनाएंगे जब हमको फायदा दे रही है, जहां हमारे लिए स्ट्रिक्ट रूल है वहां शरीयत गई भाड़ में। तो अभी आपको समझ में आ गई होगी कि मेन 2 ही मुद्दे हैं, तलाक के बाद मेंटेनेंस के, बच्चे की कस्टडी और बच्चे के भरण पोषण के, और तीसरा आता है हमारे प्रॉपर्टी के। तो अब हम आते हैं यूसीसी के ऊपर। यूसीसी क्या है, फिर हम आएंगे उस जज के ऊपर कि उसने कठमुल्ला वर्ड क्यों यूज किया और उन कठमुल्लाओं में किन के बारे में बात किया। तो देखिए, यूसीसी आने से सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा पता है, सब एक हो जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक बैन हो गया, ट्रिपल तलाक बैन हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि लोग ना अपनी बीवी को 3 या 5 तलाक दे रहे थे या 10 तलाक दे रहे थे। लोग उठते बैठते कुछ हुआ तलाक, कुछ हुआ तलाक। तुमको शरीयत पता नहीं, तुमको शरीयत के एक्ट पता नहीं, तुमको लॉ पता नहीं, तुम सुन्नत रसूल जानते नहीं, और तुम चले रात दिन बीवी को तलाक देने, और तलाक के बाद में तुम उस हराम के रिलेशनशिप में रह भी रहे हो, बच्चे भी पैदा कर रहे हो। तो फिर ये तो शरीयत नहीं है ना। फिर हम ऐसी चीजें करेंगे तो कहाँ से हम लोग सुखी रहेंगे। फिर क्या होता है कि मौलाना से फतवा ले लिया, फिर इन्हीं चीजों के लिए क्या हुआ, हलाला आ गया। अगर कोई लोग समझदार है या कोई बहुत सारे लोग गवाह बन गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी तलाक हो गई है, फिर हलाला भी कर लिए। अब देखिए, हलाला भी इंटेंशनली हलाला करेंगे तो वो हलाला एक्सेप्टेबल नहीं है। हलाला भी कब एक्सेप्टेबल है, अभी सोशल मीडिया ने, न्यूज चैनल्स ने, और कुछ ऐसे मूवीज भी है, हलाला मूवी भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे उन लोगों ने प्रिटेंड कर दिया है ना कि हलाला इंटेंशनली होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हलाला तभी ही होगा। हलाला कहते हैं किसे, पहली बात, हलाला का मतलब ये नहीं है कि आज इसने तलाक दिया अब वो किसी और से शादी करेगी, शादी करके उससे तलाक लेगी और तलाक लेने के बाद इससे शादी करेगी, नहीं। हलाला मतलब होता है प्योर करना, प्योरिटी करना। यानी कि अभी जब एक शौहर ने एक वाइफ को तलाक दे दिया तो वो उसके ऊपर हराम हो गई। हराम का मतलब है उसके ऊपर वो नाजायज हो गई। अब उसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब वो नामहरम है। अब वो कब महरम बनेगी, जब वो किसी और से शादी करेगी। फिर या तो उसका पहला हस्बैंड मर गया जिसमें इंटेंशन कुछ भी नहीं था, पहला हस्बैंड मर गया या पहले हस्बैंड से तलाक हो गई या कोई और इशू के थ्रू कई सालों बाद फिर उस शौहर को लगता है कि अरे मेरी वो बीवी बेवा है और वो अच्छी थी। मतलब ये नहीं कि अब मुझे गुस्से में मैंने तलाक दे दिया तो अब मुझे उसे वापस लाना है, नहीं। अब उसे एहसास हो रहा है या तो उसने शादी नहीं किया है या तो इसने भी शादी कर लिया और ये बीवी खराब निकली या इसका इंतकाल हो गया। अब उसे एहसास हो रहा है कि मैं सेकंड मैरिज करूं तो अरे मेरी तो वो बीवी अच्छी थी पहले और उस वक्त मैंने गुस्से में तलाक दी थी, और अब चूंकि उसका हस्बैंड मर चुका है या तलाक हो चुकी है तो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ, तब जाके उससे शादी होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट हलाला क्या है। तो यहाँ हम एंड करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट वीडियो अभी 7 मिनट की हो गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं
यूसीसी की तरफ। तो यूसीसी आने का सबसे अच्छा फायदा हो जाएगा ना कि जो ट्रिपल तलाक बैन हुई है उसमें देखिए हस्बैंड को अभी तलाक देने का राइट नहीं है। तलाक देना है तो 3 तलाक देना है, 1 तलाक, उसके बाद 30 दिन का पीरियड, फिर 30 दिन। अगर ये 30 दिन ऑब्जर्व नहीं करते तो 3 उसे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसे देखने होंगे। अगर वो साइकिल भी उसके नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट 45 डेज उसको ऑब्जर्व करके उसे उनको तलाक देके, मतलब उसी गार्जियन को इन्फॉर्म करके वो तलाक हो जाएगी। इन्हीं 3 महीनों में उसे उसका मेंटेनेंस देना है। फिर उसके बाद में अगर वो वाइफ कोर्ट जाती है वो तो आगे का पार्ट है, वो उसे देखना है। बट एज पर शरीयत ये होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। अब हम आएंगे रियलिटी चेक पे। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में होता है एक वाइफ जाके घर पे बैठ गई, अब वो नहीं आ रही है, उसे हस्बैंड भी नहीं बुला रहा है या हस्बैंड बुला रहा है, वो शर्तों पे आना चाहती है। फिर वो क्या करती है, उसके ऊपर केसेस फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, फिर उसके ऊपर वो केस डालती है हैरेसमेंट का, फिर उसके ऊपर केस डालती है डिफॉर्मेशन का, फिर उसके ऊपर केस लगाते हैं एनल सेक्स का, फिर उसके माँ बाप भाई बहन यहाँ तक के खानदान वाले, यहाँ तक के बहन के ससुराल वालों तक को भी खींच लिया जाता है कि जितना ज्यादा हैरेसमेंट होगा उतना जल्दी सेटलमेंट होगा। और फिर उनसे ले जाता है मेंटेनेंस। इस चीज में क्या होता है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने भी वीडियो अपलोड की थी, तो अतुल सुभाष ने ऐसे ही सुसाइड कर ली। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर 9 केसेस फाइल किए थे। तो ये एक हैरेसमेंट, एक ट्रॉमा को इंसान झेल नहीं पाता है और एक पॉइंट पे आके वो सुसाइड कर लेता है। फिर इससे क्या हो रहा है, इससे तो फैमिली लाइफ भी स्पॉइल हो रही है, सोशल लाइफ भी स्पॉइल हो रही है, बच्चों का क्या होगा। ये सारी चीजों के लिए यूसीसी आना बहुत 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 जरूरी है। देखिए अगर हम शरीयत के एक्ट को इतना ही फॉलो करते ना तो यूसीसी नहीं आता। मैं तो मानती हूँ यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी क्यों आना चाहिए? सबसे पहले तो इसके आने के बाद क्या हो जाएगा कि हमारे सारे शरीयत के एक्ट जो है ना वो तो हमारे है ही। अगर हम घर में सॉल्व कर दो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ा तो लड़की को बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी जितना हिस्सा लड़के का है उतना लड़की को मिलेगा। तो आप दोनों तरीके से सोचिए, अगर लड़की मायके में भी हिस्सा ले रही है आधा, तो ससुराल में भी तो ननद को आधा जाएगा ना, तो मतलब शौहर को भी कम हिस्सा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही आएगी जो शरीयत में थी। तो अगर शरीयत का हमने बराबर इस्तेमाल किया होता तो ये हमें बुरा ही नहीं लगता। तो बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि शरीयत में हिस्सा नहीं देना। तो एक तो ये अच्छा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ना कि जैसे हिंदू तलाक देते हैं ना अपनी वाइफ को, कि भाई प्रॉपरली कोर्ट के थ्रू देते हैं, बोलने से तलाक नहीं होती है, तो वैसे हो जाएगा। अगर आप शरीयत को फॉलो कर रहे हैं तो 3 तलाक देकर अपनी वाइफ का जो भी नान नफका है वो देकर उससे सेपरेट हो जाइए, अपनी खुशी से कुछ प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दे दीजिए। और नहीं तो फिर कोर्ट जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो मेरा मानना है स्पेशली वो फीमेल्स जो कि हक पे है, जो कि मजबूर है, जिनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, माँ बाप के घर में भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, ससुराल में भी हिस्सा नहीं मिल रहा है, अकेली पड़ी है, शौहर भी उन्हें धुतकार रहा है या बच्चे भी, यानी कि आज देखिए कौन से मुस्लिम ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बट हिंदू एक्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों पे भी केस कर सकते हैं कि इन बच्चों को हमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज ये जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें नहीं देख रहे, तो हमें इनकी सैलरी में से हिस्सा चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखेंगे ना तो यूसीसी बहुत फायदेमंद है। बाकी हाँ, अपनी अपनी सोच है, हम जिस नजरिए से जिस चीज को देखेंगे। कुछ लोग मुझे हेट करते हैं तो उन्हें मेरी वीडियो नफरत भरी लगती है, वो सिर्फ कमेंट करते हैं मिफ्ताही की वीडियो पे, बाकी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें बाकी वीडियो बाउंस होती है, उनके पास इतनी अक्ल ही नहीं कि उनको वीडियो समझे, एजुकेशनल वीडियो समझती नहीं है। और कुछ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि मेरे वीडियो बहुत सारे बुजुर्ग भी देखते हैं और मुझे बेटा करके मुखातिब करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो लोग बेटा करके कमेंट करते हैं, बहादुर बेटी करके लिखते हैं। तो जब वो मुझे उस नजर से देखेंगे ना तो वो मुझे अच्छा ही मानेंगे और उनको मेरी दी हुई नॉलेज अच्छी ही लगेगी। जो लोग मुझे एक लीगल एडवाइजर मानते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, मुझसे बात करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, जो मैं उन्हें एडवाइस देती हूँ उस पर चलते हैं, तो उन्हें मैं एक अच्छी एडवोकेट लगती हूँ। लेकिन जो जिस नजरिए से देखेगा, तो यहाँ मैं वही बता रही हूँ आपको कि आप यूसीसी को जिस नजरिए से देखेंगे आपको वैसा लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो हो गई है 12 मिनट की। अब हम आते हैं कि क्यों एक जज ने कठमुल्ला कहा। कठमुल्ले का मतलब क्या होता है? कठमुल्ले का लिटरल मीनिंग क्या है सब जानते हैं। मैं एक फीमेल हूँ, फिर भी मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की भी खतना कराई है, तो फिर मुझे पता है कठमुल्ला क्या होता है। तो देखिए यही तो फर्क है ना कि मुसलमान खतना कराते हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो खतना नहीं कराते। क्या यही एक फर्क है मुसलमान और नॉन मुस्लिम में? नहीं, बहुत सारे फर्क है। अब हम आते हैं ये जज के ऊपर। तो वीएचपी की एक मीटिंग थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी लीगल सेल के द्वारा
कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो ये जज साहब थे, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो जज साहब ने वहां खड़े होकर पहले तो बहुत अच्छा यूसीसी पे एक्सप्लेन किया। तो आप उनकी वीडियो सुनिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूसीसी क्या है, क्यों आना चाहिए, एक्सप्लेन किया। सुप्रीमेसी वाली यानी कि बाकी सारे लोग नीचे, मनुस्मृति का उनका एजेंडा था, जिसमें उन्होंने 2 चीजों को हाईलाइट किया। पहला उन्होंने कहा कि देश चलेगा बहुमत पे, जबकि ये तो गलत है, वो तो जज है, हम तो छोटे मोटे एडवोकेट है, तो हम जानते हैं कि देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतनी जो मेहनत की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 26 जनवरी को, जो 1950 में अडॉप्ट हुआ था, एग्जीक्यूटेड हुआ था, क्यों हुआ था? अगर हम लोग बहुमत से चलेंगे तो बहुमत क्या बोलेगी? बहुमत ये नहीं बोलेगी कि जो दलित है, जो पिछड़े हैं बेचारे, या जो मुसलमान है, या सिख है, ईसाई है, जैन, पारसी, जो बहुत कम मिकदार में रहते हैं, कि उनकी बात मानो, नहीं मानेंगे ना। तो ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के उन्होंने ताक में रख दिया है, और उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला है। पहली बात तो यूसीसी आने के लिए बिल प्रपोज हुआ है, फिर वो बिल पास होगा, पास होने के बाद में उस पर वोटिंग होती है, ईमेल्स जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तर्क वितर्क होता है, उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद कहीं जाके वो इनैक्ट होता है। और ये जज साहब बोल रहे हैं, ये वही जज साहब है जिन्होंने लॉकडाउन में कहा था कि गाय से हमें ऑक्सीजन मिलती है। याद आया? नहीं याद आया तो जरूर सर्च करना। और ये जज साहब जज बने हैं लॉकडाउन के बाद। अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालेंगे तो ये पहले वकील थे। 1999 में इन्होंने अपनी एडवोकेसी क्लियर की थी, और ये वकालत कर रहे थे। वकालत करते करते इन्होंने 2019 या 20 में इन्हें जज बनाया गया, जो कि प्रोबेशन पीरियड पे थे 2 साल के लिए। और 2021 के एंड में, यानी कि आज से 2.5 साल पहले, इन्हें सिटिंग जज करके बना दिया गया। तो ये क्यों बनाया गया होगा आपको पता ही होगा। कौन सी गवर्नमेंट पिछले 11 सालों से रूल कर रही है, और उसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये इस तरीके से टारगेट करते हैं। टारगेट करने का रीजन कुछ नहीं होता है, बस इनको कैसा रहता है कि फेमस होना रहता है, और इन्हें बताना होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मतलब मैं इस साइड हूँ। बहुत से बहुत क्या होगा चालू है, इंक्वायरी में इनके ऊपर क्या बोला जाएगा कि आप इनकी इंटरनली इन हाउस इंक्वायरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को ऑर्डर दे दिया है, हाई कोर्ट को इलाहाबाद में, कि आप इनके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। वो उस पर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा, उनकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। वो बोलेंगे मेरा इंटेंशन नहीं था। बहुत से बहुत, अगर बहुत आगे तक गए, अभी सुमोटो उनके ऊपर लिया गया, अभी आगे कोई पिटिशन फाइल होगी, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, या तो वो रिजाइन करेंगे और जाके ज्वाइन करेंगे बीजेपी। तो देखिए, उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न ये है, मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, स्पेशली मुस्लिम्स को। देखिए, हम माइनॉरिटी में है। पहली बात, सच्चाई को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। हम माइनॉरिटीज में है, हम कम लोगों की लाइन में है, तो हमें कुछ चीजों को कड़वा घूंट लेकर हमें एक्सेप्ट करना होगा। नंबर 1, अगर यूसीसी आता है तो उसे पीसफुली, कामली हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से वो वापस होगा नहीं। तो क्यों प्रोटेस्ट करना है? उस चीज को अडॉप्ट कर लो। इंटरनली हमें, हमारे जो समाज होती है, हमारी जो सोसाइटीज होती है, उनमें हमें कुछ एडवोकेट्स को लेके, कुछ सोशल वर्कर को लेके ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जहां पे हमारे मैटर खुद ही सॉल्व हो जाए। आपको पता है, जब मैं एडवोकेसी कर रही थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, नहीं मेरा फर्स्ट ईयर भी नहीं था, मैंने लॉ किया ही नहीं था। मैं एक बार मेरी फ्रेंड के साथ में ऐसे ही कोर्ट चली गई थी, भोईवाड़ा कोर्ट। तो जब मैं भोईवाड़ा कोर्ट में गई ना फर्स्ट टाइम, जो दादर में है, तो आई थिंक तकरीबन ये बात मैं कर रही होंगी आपसे 2007 और 2008 के टाइम पे। तो जब मैं वहां गई ना, तो मैं खड़ी थी मेरी फ्रेंड के साथ पीछे ही, जस्ट देखने के लिए कोर्ट कैसा रहता है, क्या होता है, शौक था मुझे देखने का। तो मैंने देखा लाइन से शेख, खान, सैयद, अंसारी। अब मैं तो कभी कोर्ट गई नहीं, पहली बार कोर्ट गई। तो मैंने मेरी फ्रेंड के कान में पूछा कि भाग्य लक्ष्मी, क्या ये मुस्लिम लोगों का कोर्ट है? मतलब मैं इतनी बुद्धू थी, बुद्धू तो नहीं बोलेंगे, मतलब मुझे मालूम ही नहीं ना कि कोर्ट हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है। तो उसने मुझे बोला, नहीं, मुस्लिम का कोर्ट नहीं है, तुम्हारे लोग केस ज्यादा करते हैं और हमारे लोग मिच्योर होते हैं, वो जल्दी सेटलमेंट करके घर में ही सॉल्व कर लेते। तो मुझे वो शौक हुआ, मैं घर पे आके सोचती रही। और उसके बाद फिर 1-2 साल के बाद मैंने लॉ किया। तब मैं लॉ नहीं करती थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि हमारे लोग केस करते और उनके लोग केस नहीं करते।
और आज भी ऐसा ही, अगर आप रैंडमली किसी कोर्ट में चले जाएं और वहां की कॉज लिस्ट चेक करेंगे ना, आपको 80% मुस्लिम्स के ही मैटर दिखेंगे, स्पेशली डीवी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डिवोर्स के लिए और फ्रॉड और फॉर्जरी के लिए, जैसे आपने मिफ्ताही की वीडियो देखी होगी। तो क्या बोलूं, मेरे पास मतलब स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं ऐसा बोलने पे। फिर बोलूंगी तो बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, इसलिए अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को बहुत संभाल के ठहर के बोल रही हूँ। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो देखिए, यूसीसी को आने दीजिए, उससे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, हमें कोई कठमुल्ला बोले, हमें कोई गलत बयानी करे, तो इन चीजों के लिए लड़ने से, प्रोटेस्ट करने से, सोशल मीडिया पे गलत बोलने से, किसी की बातों में आने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, उनको बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है लीगल वे में उन्हें जवाब देना। लीगल वे में उन्हें जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो जो एडवोकेट जवाब देने वाले हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके थ्रू ऐसे लोगों के मुंह बंद करवाइए। सबसे पहले अपने कानून को पढ़िए, अपने कानून को जानिए, उसके बाद कौन सा कानून गलत है, कौन सा सही है, उसके बारे में बात कीजिए। दो बातें उन्होंने बहुत खराब की है जज साहब ने। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं मान रहे हैं, दूसरा मुसलमानों के लिए कठमुल्ला कहा है। तो देखिए, कठमुल्ले बोलने पे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें सिर्फ बुरा ये लगना है कि उन्होंने कहा है कि उनके बच्चे गीता और संस्कृति पढ़ के बड़े होते हैं और हमारे बच्चे बलि देखकर बड़े होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके बच्चे गीता संस्कृति अगर कुछ पूछ ली जाए उन्हें, तो उन्हें कोई वर्ड नहीं आएगा। कुछ ही लोग हैं जो मतलब कि उनके स्कॉलर्स है, या फिर जो लोग बहुत अच्छे से गीता को जिन्होंने पढ़ी है वही जानते हैं। लेकिन हमारा तो बच्चा कुरान शरीफ जानता है, अगर पूछ ले तो किसी के बोलने से हमें अपने दिल की आज़ारी नहीं करनी चाहिए। लोग आएंगे, बोलेंगे, उन्हें पता है कि एक माचिस की तीली लगाना है मुसलमानों को और मुसलमान भड़क जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के पास जोश ज्यादा है और काम करने के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं एक और छोटी सी चीज हाईलाइट करूंगी। मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन, अगर आप बोलेंगे कि क्यों मैं इस बारे में बोल रही हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूं जैसे बाकी यूट्यूबर बनाते हैं, अरे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, अब इसकी खैर नहीं, अब ये नहीं, वो नहीं। ना ही मेरे थंबनेल मिसलीडिंग होते हैं, ना ही मेरी वीडियो, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं और मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे वीडियो बनाती हूं। तो मेरा मकसद ये नहीं कि 1000, 2000, लाख लोग देखे, भले 50 लोग देखे, लेकिन वो 50 को मेरी बात समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हम लोगों को इस वक्त मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, मेंटली अपने आप को फिट रखिए। हम जिस कंडीशन में हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना है, वायलेंट नहीं होना है, वायलेंस से कुछ नहीं होगा। हमें हर चीज को पीसफुली हैंडल करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, यानी कि हमारे समाज में हमारे बच्चों में शऊर डेवलप हो, हमारे बच्चे पर कोई जुल्म ना हो, आगे चल के हमारे साथ वो हाल ना हो, अलग अलग जगह मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो सबसे पहले हमें लिटरेसी बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले हम लिटरेसी बढ़ाएंगे। दूसरी बात, हमारे बच्चों को हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर क्यों बना रहे हैं, हम एडवोकेट बनाएंगे, हम जज बनाएंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, उन्हें यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम्स क्लियर कराएंगे, इसके अलावा उन्हें सीए बनाएंगे। तो ये सारी पोजीशन भी खाली है। हम पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो पैसे कमाइए, लेकिन पैसों के साथ नॉलेज और टाइम के साथ और जमाने के साथ, और इस वक्त जो सिचुएशन है हिंदुस्तान की, उसमें भी मुकाबला हमें भी करना है, हमारे बच्चों को भी कराना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कंक्लूजन यही था। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी वीडियो का मतलब यही था कि हम हमारी शरीयत को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए यूसीसी को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत बनाई है खुदा ने, खुदा को हमने देखा नहीं है, मरने के बाद जाएंगे, खुदा गफूर रहीम, वो हर चीज को माफ कर देगा। यही सोच के हम हक तलफी करते हैं, और कानून तो यही है, मरने से पहले ही हमें पकड़ के सजा देगा, इसलिए कानून के सहारे हम चलेंगे। इसलिए यूसीसी आनी चाहिए। उस जज ने जो कहा, जो भी कहा, उसके लिए हमें गम मनाने की जरूरत नहीं है। उस जज को कोर्ट के थ्रू देख लिया जाएगा, या तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, या वो खुद रिजाइन कर देंगे, या उन पे एक्शन लिया जाएगा। जो भी है वो एक लीगल मुद्दा है। तीसरा, हम एजुकेशन हासिल करेंगे और अपने मुद्दों को अपनी ही कम्युनिटी में बैठ के सॉल्व करेंगे, और जितने भी हमारी कम्युनिटी में फ्रॉड हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है, उन्हें हम हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों में डर पैदा हो
और इस्लाम का नाम और बदनाम ना हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बताना मैंने इसमें क्या कवर किया, क्या नहीं किया और कौन किस नजरिए से मेरे इस वीडियो को देख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लीगल नॉलेज के साथ।